हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम 2024 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 री एग्ज़ाम जो 19 से 22 जुलाई 2024 के बीच में लिया जा रहा है। फ्रेंड्स उसके लिए देखिए, साइंस में जो केमिस्ट्री है ना, रसायन है, उसमें 1992 से लेकर के अभी रिसेंटली जून 2024 में बीपीएससी हेडमास्टर और बीपीएससी हेड टीचर का एग्ज़ाम लिया गया है। तो वहाँ तक जितने भी प्रश्न जो है बीपीएससी के द्वारा 1992 से लेकर के जून 2024 तक केमिस्ट्री के पूछे गए हैं, रसायन के पूछे गए हैं, साइंस के पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम 2024 के लिए इस सेशन में डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है फ्रेंड्स, इसको ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। बहुत ही कम समय बचा हुआ है, अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न करना है। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स जब सेशन समाप्त हो जाएगा सेशन को कंप्लीट देख लीजिएगा, तो इसे कम से कम एक ग्रुप में अवश्य ही फ्रेंड्स शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन आज का अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम 2024 के लिए बीपीएससी के द्वारा 1992 से लेकर के अब तक जितने भी साइंस में केमिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। और यहाँ पर देखिए, प्रत्येक प्रश्न के नीचे आपको लिखा मिल जाएगा कि यह प्रश्न जो है बीपीएससी के द्वारा कब पूछा गया है और किस एग्ज़ाम में पूछा गया है। आप देख सकते हैं कि यह प्रश्न बीपीएससी हेड मास्टर का जो अभी रिसेंटली जून 2024 में पेपर हुआ था उसी में यह प्रश्न पूछा गया है। चलिए प्रश्न पढ़ेंगे कि ऊष्मा निष्कासित करने वाली प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं। आंसर सब लोग कमेंट करते चलिएगा, उससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होते चलेगा। बहुत ही कम समय बचा हुआ है फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा अब आप लोग रिवीजन करिए। चलिए आंसर बताइए कि ऊष्मा निष्कासित करने वाली प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं। ऊष्मा निष्कासित करने वाली, राइट आंसर क्या होगा इसका। तो देखिए, जो ऊष्मा निष्कासित करने वाली प्रतिक्रिया है ये आपका ऊष्मा छेपी होती है, ठीक है ना। और अवशोषित करने वाली जो प्रतिक्रिया होती है वो ऊष्मा शोषी कहलाती है। अब यहाँ पर देखिए, उत्कर्मणीय अभिक्रिया और अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया। तो देखिए, ऐसी अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं अर्थात अभिकारक से उत्पाद और पुनः उत्पाद से अभिकारक का निर्माण करती है, ये आपका उत्कर्मणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है ना। जैसे कि मोम का पिघलना एक उत्कर्मणीय परिवर्तन है, इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं, परंतु मोम का जलना एक अनुत्कर्मणीय परिवर्तन है। तो ये सब पॉइंट आप फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, और इससे पहले मैंने आपको बायोलॉजी और फिजिक्स बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम 2024 के लिए कवर करा दिया था। देखिए, हमारे चैनल के माध्यम से इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए लगातार जो है उससे संबंधित आपको क्लास उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, वहाँ से जाकर के आप बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्व आसानी से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सब लोग आंसर कमेंट करिएगा कि निम्न में से कौन सा तत्व आसानी से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है। राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो आपका पोटेशियम हो जाएगा, ठीक है ना। पोटेशियम का ये सिंबल होता है और पोटेशियम आसानी से एक इलेक्ट्रॉन खो देगा, क्योंकि यह समूह 1 का धातु है और इसकी परमाणु संख्या सोडियम से अधिक होती है। आपको पता है सोडियम से अधिक होती है, जो कि समूह 1 से ही संबंधित है। लेकिन मैंने बताया था कि यह आसानी से जो है इलेक्ट्रॉन खो देगा, और ये भी समूह 1 का है, लेकिन इसकी परमाणु संख्या सोडियम से अधिक है। क्लियर। यहाँ पर देखिएगा, मैग्नीशियम और कैल्शियम दिया गया है, ये समूह 2 की धातु हैं। और आपको पता है कि आवर्त सारणी में एक आवर्त से बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति कम होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले एक धातु का नाम निम्न में से क्या होगा। बताइए राइट आंसर क्या होगा। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले एक धातु, मेटल पूछा जा रहा है, उसका नाम आपको बताना है। तो यह धातु कौन सी है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर इसका पारा हो जाएगा, ठीक है ना। पारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है कि अम्ल क्षार के साथ प्रतिक्रिया करके, देखिए अम्ल जो है यानी कि एसिड जो है ये बेस के साथ रिएक्शन करके लवण तथा पानी बनाते हैं। इस प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए, राइट आंसर क्या होगा? अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण तथा पानी बनाता है, इस प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए इस प्रतिक्रिया को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए निष्प्रभावीकरण दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है, कौन सी गैस चूने की पानी को दूधिया बना देती है? कौन सी गैस चूने की पानी को दूधिया बना देती है? तो यहाँ पर देखिए सल्फर मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है और कार्बन मोनोऑक्साइड दिया गया है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? तो फ्रेंड्स आप जानते हैं इसका आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि पानी में फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है। अब यहाँ पर वर्ड लगा हुआ है, देखिए मुख्यतः, ठीक है ना, मेनली। तो पानी में फ्लोराइड प्रदूषण जो है यह मुख्यतः किसको प्रभावित करता है? दिमाग, दांत, गुर्दा, यकृत यानी कि लीवर, ठीक है ना। बताइए फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः किसको प्रभावित करता है? तो यह मुख्यतः जो है ये आपको दांत को प्रभावित करता है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को हटाया जाता है उसको क्या कहते हैं? बीपीएससी हेड टीचर का क्वेश्चन है। इसी साल जो है शायद ये 29 जून के दिन पेपर हुआ था, अभी आपके पिछले महीने में, उसी में पूछा गया है कि वह प्रतिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को हटाया जा सकता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए जिसमें ऑक्सीजन को हटाया जा सकता है यह आपका अवकरण है। कौन सा है? अवकरण है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अवकरण अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, क्लियर, इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अच्छा ये अवकरण है। ऑक्सीकरण अगर पूछे तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग अथवा किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर अवकरण हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एपॉक्सी रेजिन का उपयोग, यहाँ मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा, एपॉक्सी रेजिन, ठीक है ना। एपॉक्सी रेजिन का उपयोग आपसे पूछा जा रहा है। एपॉक्सी रेजिन का उपयोग, बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? एपॉक्सी रेजिन का उपयोग। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो एपॉक्सी रेजिन है ना इसका उपयोग निम्न के रूप में किया जाता है। तो मेनली जो है मुख्यतः चिपकाने के रूप में, यहाँ पर चिपकाने दिया गया है, ठीक है ना, चिपकाने के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, चिपकाने के रूप में, ठीक है ना। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न करेंगे अब हम लोग। देखिए फ्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC निर्मुक्त होते हैं तो निम्नलिखित में से क्या विनष्ट होता है? बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण यहाँ पर देखिए जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC निर्मुक्त होते हैं तो निम्नलिखित में से क्या विनष्ट होता है? तो फ्रेंड्स ये आपका ओजोन मॉलिक्यूल जो है ये विनष्ट होता है। तो जिन्होंने भी ओजोन मॉलिक्यूल आंसर दिया है उनका राइट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसी प्रकार से मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स हमने जो है बायोलॉजी और फिजिक्स को कवर कर लिया है। ये देखिए प्रतिदीप्त ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? बताइए प्रतिदीप्त ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ और आपको स्पष्ट दिख रहा होगा प्रश्न। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? प्रतिदीप्त ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो देखिए ये मरकरी वेपर और आर्गन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी ऑप्शन एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए साबुन उद्योग का उपजात क्या है? साबुन उद्योग का उपजात क्या है? बताइए। ये सारे के सारे प्रश्न आप देख सकते हैं BPSC TRE 3.0 2024 में ही पूछा गया है। साबुन उद्योग का उपजात जो है फ्रेंड्स ये क्या है? तो ये ग्लिसरॉल है। क्या है? ग्लिसरॉल है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है? एम्फोटेरिक, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है। इसमें से कौन सा एम्फोटेरिक अम्लों में शामिल है, अणुओं में शामिल है? एम्फोटेरिक अम्लों में शामिल है। तो देखिए ये आपका जल हो जाएगा, इसका वाटर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन बी में जल दिया गया है।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि उदासीनीकरण की प्रक्रिया का उत्क्रम क्या है। बताइए उदासीनीकरण की जो प्रक्रिया है इसका उत्क्रम क्या है। तो फ्रेंड्स ये हाइड्रोलिसिस है, ठीक है ना। क्या है ये? हाइड्रोलिसिस है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे अब। पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक जो है कौन? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए पानी में घुलने पर उससे कठोर बनाने वाला यौगिक जो है ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। पानी की कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड और सल्फेट्स की उपस्थिति के कारण होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, और इससे पहले मैंने आपको इसी तरह से बायोलॉजी और फिजिक्स कवर कराया। देखिए विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री कौन सी है? देखिए विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली जो सामग्री है यह कौन सी है? सभी लोग आंसर कमेंट करिए। तो ये है आपका नरम लोहा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, और करंट अफेयर्स का मैं पिछले 1 साल का मास्टर वीडियो आपको उपलब्ध करवा दूंगा 500 प्रश्न का। चलिए देखिए, अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है वह कौन सा है? अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है क्या है? अब देखिए ये KMnO4 आपको याद रखना है, ये क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट है। क्या है फ्रेंड्स? यह पोटेशियम परमैंगनेट है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और देखिए रंग नष्ट कर सकता है इसका, तो फ्रेंड्स यह आपका सिट्रिक एसिड है। कौन सा है? तो यह आपका सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है। अब देखिए सिट्रिक एसिड ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में आपको दिख रहा है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है। अच्छा ये D2O क्या है फ्रेंड्स, बताएंगे। तो देखिए ये जो D2O है इसको भारी जल कहा जाता है, और नाभिकीय रिएक्टर में D2O का उपयोग जो है ये मंदक के रूप में किया जाता है, मंदक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? लैक्टियल जो होता है यह किससे संबंधित होता है? चलिए सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। ये शायद बायोलॉजी वाले सेक्शन में भी मैंने करा दिया था इस प्रश्न को, ये फिर से रिपीट हो गया है, तो जिन्होंने भी ध्यान से देखा है उसका आंसर कमेंट करिए। लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? तो लैक्टियल जो होता है ये वसा अवशोषण से संबंधित होता है। देखिए Al2O3 2SiO2 इंटू 2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? चलिए बताइएगा, ये किसका रासायनिक सूत्र है? Al2O3 इंटू 2SiO2 इंटू 2H2O। तो फ्रेंड्स यह चीनी मिट्टी का जो है यह रासायनिक सूत्र है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है? किस गैस को इनमें से वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है? आर्गन को नहीं माना जाता है, ऑक्सीजन को भी नहीं माना जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड को माना जाता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड को भी माना जाता है। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड इनसे अम्ल वर्षा होती है, एसिड रेन के ये कारण होते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है उसको कहा जाता है? चलिए बताइएगा, अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है उसको क्या कहा जाता है? तो देखिए अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, वो पूछा जा रहा है। जिसमें घटती है ऑक्सीकरण संख्या उसको क्या कहा जाता है? उसको रिडक्शन कहा जाता है। रिडक्शन यानी कि अपचयन कहा जाता है। और जिसमें बढ़ती है उसको उपचयन कहा जाता है, यानी कि ऑक्सीडेशन कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की परत। क्यों? बताइए, जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की। क्यों? ज्योग्राफी का भी मैंने इंडियन ज्योग्राफी का BPSC ट्री 3.0 ज्योग्राफी का मैराथन क्लास कराया हुआ है। इसी प्रकार से 1992 से लेकर के 2023 तक में BPSC के पूछे गए सारे ज्योग्राफी के प्रश्न। चलिए प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर ऊपर देखिए सबसे आपको वहां पर लिंक दिख रहा होगा, BPSC TRE 3.0 प्लेलिस्ट, क्लिक करके सभी वीडियोस को देख लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है,
न कि जिंक की, क्योंकि जिंक जो होता है टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये आपका अपचयन है, यानी कि रिडक्शन है। अपचयन है, रिडक्शन है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण कौन से हैं? रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए, तो फ्रेंड्स यह न्यूट्रॉन है। कौन सा है? न्यूट्रॉन है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली जो सतह होती है, माचिस की डिब्बी में आपने देखा होगा यहाँ रेड रेड कलर का रगड़ दोनों साइड होता है। रगड़ने वाली जो सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक है वह क्या है? फ्रेंड्स माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक जो है ये फास्फोरस होता है। लाल फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, माचिस की जो तिल्ली होती है उस पर पोटेशियम क्लोरेट होता है। एक बार आप कमेंट करिए कि क्या मैं बिल्कुल सही हूँ, ठीक है ना। देखिए जो मेरे हिसाब से तो जो पोटेशियम क्लोरेट होता है ये तिल्ली पर होता है, ठीक है। और जो आपकी रगड़ने वाली सतह होती है मैच बॉक्स पे, यह आपका फास्फोरस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे अब। देखिएगा, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? अल्कोहल पेय के लिए जो उपयुक्त है वो आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा है? चलिए बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका एथेनॉल हो जाएगा। एथेनॉल, इथाइल अल्कोहल भी इसको कहा जाता है और ये आपका शराब के रूप में प्रयुक्त होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? धातु निष्कर्षण में किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए धातु निष्कर्षण में जो है कोक का इस्तेमाल किया जाता है। कोक एक प्योर कार्बन है और इसका उपयोग स्टील के मैन्युफैक्चरिंग और मेटल एक्सट्रैक्शन यानी कि धातु निष्कर्षण में किया जाता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा किसी ईंधन की दक्षता खाली स्थान दिया गया है के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। किसी भी ईंधन की दक्षता जो है किसके संदर्भ में व्यक्त की जाती है? सभी लोग आंसर कमेंट करिए, राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए किसी भी ईंधन की दक्षता उसके कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है, उसका कैलोरी मान होता है, उसी में व्यक्त की जाती है। और कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट जो होता है ये किलो जूल पर केजी होता है, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? पेंसिल लेड बनाने के लिए सिंपल सा क्वेश्चन है, ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेफाइट राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तेल सिल्क क्या है? तेल सिल्क जो है ये क्या है? तो तेल सिल्क जो है फ्रेंड्स यह क्या है? तो समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म है। सारे केमिस्ट्री के प्रश्न हैं। बीपीएससी ट्री 3.0 साइंस मैराथन क्लास हमारा चल रहा है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक। तो देखिए शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक जो होगा ये क्या होगा? समान रहेगा, बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा बताइए। तो देखिए शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक जो है यह बढ़ जाता है। क्या होता है फ्रेंड्स? बढ़ जाता है। चलो उसके बाद देखिएगा कि साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत हैं कार्बनिक प्रदूषण के, जैसे कि साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत है कार्बनिक प्रदूषण के, जैसे कि तो देखिए ये होते हैं कार्बनिक प्रदूषण जैसे कि आपका फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, पॉलीफॉस्फेट, सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। तीनों दिया गया है और फैटी एसिड का भी नाम आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये चार नाम आप याद रखेंगे, उपरोक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ऑटोमोबाइल निकास यानी कि एग्जॉस्ट का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक कौन सा है? बताइए ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये लेड है यानी कि शीशा है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यह प्रश्न जो है बीपीएससी टीआरई 1.0 में यह प्रश्न पूछा गया है। देखिए एग्जाम जो हुआ था ये 26/8/2023 को हुआ था। क्लास 9-10 में यह प्रश्न पूछा गया है। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? तो फ्रेंड्स यह विसरण है।
ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिल करके समांग मिश्रण की क्रिया को विसरण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से लेना और ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना विसरण का उदाहरण है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पद या पदों में CO2 का निष्पादन होता है। एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पदों में कार्बन डाइऑक्साइड का निष्पादन होता है। तो एरोबिक श्वसन के दौरान 3 अलग अलग चरणों में कार्बन डाइऑक्साइड का निष्पादन होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि हाइड्रोजन परमाणु के nवें स्थिर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होगा। बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु के nवें स्थिर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होगा। तो फ्रेंड्स ये समानुपाती होगा आपका n² के। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बोर का जो नियम है इसके अनुसार R = आपका n² होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर होगा इसका। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। तो अगर इसमें से हम बात करें जो दिया गया एलिमेंट है, इसमें सबसे बड़ा जो परमाणु त्रिज्या होगा वो किसका होगा। तो फ्रेंड्स ये लिथियम का है। लिथियम का जो है परमाणु त्रिज्या इसमें सबसे बड़ी है, लिथियम का। ठीक है ना, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्षारीय बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है। क्षारीय यानी कि बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए इसका व्यापारिक नाम क्या है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। इसका व्यापारिक नाम जो है ये क्या है। तो फ्रेंड्स इसका व्यापारिक नाम जो है ये आपका सफ़ेद यानी कि वाइट लेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या 0 है। किसकी ऑक्टेन संख्या जो है इसमें से 0 है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। किसकी ऑक्टेन संख्या 0 है। तो दिए गए विकल्पों में किसी भी विकल्प की ऑक्टेन संख्या 0 नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिएगा आइसो ऑक्टेन की ऑक्टेन संख्या 100 है। उसके बाद देखिए नियो ऑक्टेन की ऑक्टेन संख्या जो है ये आपका 10 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा कि एन हेप्टेन का जो है, यहाँ पर एन हेप्टेन जो है उसका 0 होता है, एन हेप्टेन का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिएगा इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं यहाँ पर राइट आंसर होगा। एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या 0 होती है, एन हेप्टेन की। ठीक है ना, तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए जो है किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ आपको पता है कि एथिलीन का इस्तेमाल किया जाता है फलों के पकाने में। और एथिलीन जो है एक गैसीय पादप हार्मोन है जो फलों के पकाने के में जो है सहायक होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु के कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है, तो फ्रेंड्स ये होती है C/137, C/137, जहाँ पर C क्या है, तो C जो है ये प्रकाश की चाल है। ठीक है ना, C प्रकाश की चाल है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे अब। देखिए प्रयोगशाला में विकसित हीरे यानी कि LGD के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। बताएंगे किसका उपयोग किया जाता है। आपको चारों ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, चलिए बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये आपका कौन सा है, तो ये ग्रेफाइट है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर कौन सा है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए, तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए जो उपयोग किया जाने वाला फाइबर है ये केवलर है। क्या है, केवलर है, याद रखिएगा। केवलर यह स्टील से जो है, स्टील से 10 गुना यानी कि 10 टाइम्स, यह स्टील से 10 टाइम्स ग्रेटर टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो क्या करता है, बताइए,
जो क्या करता है, तो यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा कि विलयन विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप से जाना जाता है। विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन विज्ञान में किस रूप से जाना जाता है। चलिए सभी ऑप्शन को देख लीजिएगा, फिर बताइएगा। चार ऑप्शन आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, इसको जाना जाता है विलयन की सांद्रता के नाम से, विलयन की सांद्रता। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण जो है यह किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है। तो फ्रेंड्स, यह जो है मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण यह आणविक लक्ष्य के आधार पर सबसे ज़्यादा जो है उपयोगी है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है। सभी ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं है। ठीक है ना। देखिए बताइए कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है। तीन ऑप्शन आपको दिख ही रहा है, चौथा आपको पता ही है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। बताइए। तो फ्रेंड्स, ये जो अवरोधक होता है, अवरोधक, यह प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है, रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को। तो देखिए ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। लोहे का विशुद्धतम रूप कौन सा है इसमें से? लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा? इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका पिटवा लोहा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। लोहे का ये सबसे शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। इसमें से कौन सा एक तत्व, ध्यान दीजिएगा, आवर्त सारणी में तत्वों को तीन प्रमुख भागों धातु यानी कि मेटल, अधातु यानी कि नॉन मेटल और उपधातु यानी कि मेटल वाइड्स में विभाजित किया गया है। इनमें से कौन सा एक तत्व नहीं है, तो इसका आंसर गैस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है एंटोनी लेवोजियर को। एंटोनी लेवोजियर यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो। चलिए अगला प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक में, यहाँ नाभिक बना लीजिएगा, परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं। तो देखिए परमाणु के नाभिक में जो है आपको पता है फ्रेंड्स, परमाणु के नाभिक में जो है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है ये कक्षा में सेल में बाहर घूमते रहता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है, और आप ये देख सकते हैं प्रश्न जो है 67th बीपीएससी प्री का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है पिछले साल। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। किस नियम के अनुसार समान ताप और समान दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो फ्रेंड्स यह जो है यह अवगाद्रो का नियम है, अवगाद्रो का नियम है। अच्छा ध्यान देंगे, एक मोल पदार्थ में अणुओं या परमाणुओं की कुल संख्या को अवगाद्रो नियतांक कहा जाता है। एक मोल पदार्थ में अणुओं या परमाणुओं की कुल संख्या को अवगाद्रो नियतांक कहा जाता है, और इसका जो वैल्यू होता है, इसका मान जो होता है ये कितना होता है, तो 6.022 इंटू 10⁻22 मोल इनवर्स होता है। ठीक है, इसे भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा फ्रेंड्स, आपको द्रव्यमान संख्या का फॉर्मूला पता होगा, मास नंबर जिसको बोला जाता है। द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, तो ये होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पर देखिएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 दिया है, तो जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही अमूमन प्रोटॉन भी होता है, यानी कि प्रोटॉन 18 हो जाएगा। और यहाँ पर 20 देखिए 20 न्यूट्रॉन दिया गया है, तो यहाँ पर 20 न्यूट्रॉन हो जाएगा, यानी कि टोटल 38 इसका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न कि एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या। तो अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पर देखिए न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 67th बीपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड। देखिए प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड में पूछा गया है कि न्यूट्रॉनों की संख्या होती है,
प्लूटोनियम न्यूक्लाइड में, इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे? अभी मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक मास, ठीक है, यानी कि मास नंबर द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ये मास नंबर है, मैंने इस तरह से m लिख दिया। अब ये देखिए, ये 242 दिया गया है, 242। प्रोटॉन की संख्या इसमें 94 है। आपसे न्यूट्रॉन निकालने के लिए पूछा गया, तो न्यूट्रॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 242 माइनस 94 हो जाएगा। तो घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 आ जाएगा यहाँ पर। इधर 3 बच गया, तो ये 13 में से 9 जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा और 2 से 1 हो जाएगा, यानी कि 148 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? जिसपे कि चार्ज नहीं है, चार्जलेस है, आवेश रहित है। चलिए, तो आवेश रहित इसमें से न्यूट्रॉन हो जाएगा। न्यूट्रॉन एक चार्जलेस पार्टिकल है, आपको भी याद है। अच्छा, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, बताएंगे? जेम्स चैडविक ने किया था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? चलिए बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, ये आपका हो जाएगा अल्फा किरण। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं और इसका द्रव्यमान हीलियम के परमाणु के बराबर होता है। ये अल्फा किरण हो जाएगा। चलिए, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। समस्थानिक में क्या होता है? समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, यानी कि प्रोटॉन की संख्या की बात हो रहा है, तो यानी कि इसका आपका परमाणु का जो परमाणु संख्या है, परमाणु का संख्या वो समान होता है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, द्रव्यमान संख्या में ये अलग अलग होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है? नाभिकीय विखंडन आपको पता है कि जब न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो ये विखंडित होता है। तो ये न्यूट्रॉन राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, अगला प्रश्न है। फ्रेंड्स, एक बार सेशन को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। काफ़ी मेहनत करके मैंने वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ, देखिए। और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, किसी भी एक ग्रुप में है वहाँ पर शेयर कर दीजिए। फैराडे स्थिरांक क्या है? फैराडे स्थिरांक ये 66 बीपीएससी में 2020 में पूछा गया था। तो फैराडे स्थिरांक जो है, यह सार्वभौमिक स्थिरांक है। यह एक सार्वभौमिक स्थिरांक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, और बायोलॉजी वाला घटना चक्र, बायोलॉजी 69 बीपीएससी पीटी 2023, घटना चक्र 69 बीपीएससी पीटी फिजिक्स, दोनों वीडियो को देख लीजिएगा। निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? अब जो भी विलयन उदासीन होता है उसका पीएच मान 7 होता है। तो एक तो उदासीन विलयन हो गया, और एक शुद्ध पानी का भी पीएच मान 7 होता है, क्योंकि शुद्ध पानी उदासीन होता है। तो ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 से अधिक। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, और इसका जो है 7 से कम होता है अम्लीय विलयन का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक होता है? तभी मैंने बताया 7 से अधिक क्षारीय, 7 से कम अम्लीय, 7 जिसका होता है वह उदासीन होता है। NaCl जो हम लोग खाने वाला नमक है, ये भी उदासीन होता है, इसका पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का भी पीएच मान 7 ही होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 ही होता है, इसे भी आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षारीय विलयन। अगला प्रश्न है कि पानी का पीएच मान, तो पानी का पीएच मान 7 होता है, अभी मैंने आपको बता भी दिया। निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? 66 बीपीएससी का प्री का जो एग्जाम हुआ था 2020 में, वो प्रश्न पूछा गया है इसमें कि किसका गलनांक सबसे उच्च होता है। तो निम्नलिखित में से बोरोन का जो है गलनांक सबसे उच्च होता है। इनमें से बोरोन का। नीलम यानी कि रूबी का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। रूबी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो रूबी का रासायनिक सूत्र जो होता है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, Al2O3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, H+ आयन की सांद्रता इसकी क्या होगी? ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, आपको पता है ना कि पीएच जो होता है इसका क्या होता है फॉर्मूला? तो इसका होता है -log ऑफ H+ आयन, क्लियर, H+ आयन। अब यहाँ पर दिया गया है कि जब पीएच 3 है तो H+ आयन कितना है? 10⁻³ और जब 6 हो जाएगा तब कितना हो जाएगा? तो 10⁻⁻6 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? 10⁻⁻6 को 10⁻⁻3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर ये जाएगा तो ये प्लस में जाएगा ऊपर यहाँ पर,
ठीक है। तो ये ऊपर प्लस में जब जाएगा तो बचेगा कितना 10⁻³ यानी कि ये कितना हो जाएगा, 1 पर 1 2 3 जीरो आ जाएगा, यानी कि 1000 गुना कम हो जाएगी। ठीक है, 1000 गुना कम हो जाएगी। चलिए ब्रोमीन होती है, ब्रोमीन होती है तो ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन गहरा लाल रंग धारित तीक्ष्ण गंध वाला एक वाष्पशील द्रव होता है। इसका परमाणु क्रमांक 35 होता है, याद है ब्रोमीन, ठीक है 35 होता है, और यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, राइट आंसर इसका लाल द्रव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। रेडियोधर्मी तत्व इसमें से कौन सा नहीं है, तो देखिए इसमें से थोरियम, यूरेनियम, रेडियम है, कैडमियम नहीं है इसमें से रेडियोधर्मी तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संघनन क्या है। संघनन क्या है बताएंगे, संघनन क्या है, संघनन क्या है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, वाष्प का द्रव में परिवर्तन, वाष्प का द्रव में परिवर्तन, ये संघनन कहलाता है। चलिए वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस सबसे ज़्यादा वेटेज बायोलॉजी का ही होता है, बायोलॉजी को ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, चलिए वेल्डिंग में प्रयुक्त होता है तो वेल्डिंग जो है, गैस वेल्डिंग एक प्रक्रिया होती है जिसमें एसिटिलीन और ऑक्सीजन अभिक्रिया द्वारा ताप के माध्यम से धातुओं को पिघला करके जोड़ने का काम किया जाता है। ठीक है, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग सबसे अधिक प्रचलित विधि है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑक्सीजन और एसिटिलीन। ठीक है, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग सबसे अधिक प्रचलित विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैल्वेनाइज्ड लोहे की पाइप पर परत होती है, तो इस पर जो है लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है, और ये पतली परत जिंक की चढ़ाने की जो विधि होती है इसको गैल्वेनाइजेशन, और हिंदी में इसको यशद लेपन कहते हैं, इसको यशद लेपन कहा जाता है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा जस्ते। अगला प्रश्न है कि कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट क्या हैं। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट जो है यह सल्फोनेट है। क्या है ये डिटर्जेंट, सल्फोनेट है। डिटर्जेंट कठोर जल में भी घुलनशील होते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, कौन सा ये तत्व है। अब देखिए पसीना जो होता है हमारा उसमें मुख्य रूप से पानी ज़्यादा होता है, परंतु इसमें खनिज अम्ल और यूरिया भी मौजूद होता है। पसीना में मुख्य रूप से सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ये सब तत्व पाए जाते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नीला थोथा रासायनिक रूप से है। नीला थोथा यानी कि ब्लू विट्रियोल जिसको कहा जाता है, रासायनिक नाम इसका कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट होता है। इसका फॉर्मूला होता है CuSO4N2 5H2O। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे फ्रेंड्स कि रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का, ठीक है, लोहे में जंग लगना ये रासायनिक है, पानी का उबलना यही जो है भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाकी सभी इसमें से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक अलौह धात्विक, तो देखिए इसमें से कौन सा अलौह धात्विक खनिज है, तो निकेल, टीन और कोबाल्ट जो है ये अलौह धात्विक खनिज है, तो 1 से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ट्यूब लाइटों तथा प्रखनलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास किससे बनता है। यह ग्लास जो है यह किससे बनता है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यह बनता है सिलिका से, किससे, सिलिका से बनता है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक है। विद्युत चालकता सबसे अधिक जो है ये सिल्वर की है, यहाँ पर देखिए रजत दिया गया है, रजत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस, तो सबसे प्रचुर मात्रा में जो है ये क्या पाया जाता है, आपको पता है कि सबसे प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन होता है लगभग 78%, कितना होता है नाइट्रोजन, लगभग 78% पाया जाता है। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, तो ऑक्सीजन लगभग 21% पाया जाता है। ऑर्गन पाया जाता है 0.93%, इसे याद रखेंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है 0.03%। चलिए तो राइट आंसर इसका नाइट्रोजन हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेंगे फ्रेंड्स कि अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है। अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है,
बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो मात्र ऑक्सीडेशन के द्वारा, ठीक है, मात्र ऑक्सीडेशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है। यह तत्व जो है यूरेनियम है। कौन सा है, यूरेनियम है। अगला प्रश्न के निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है। सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है, तो फ्रेंड्स यह कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है, आग बुझाने में इसका उपयोग किया जाता है। चलो उसके बाद देखिएगा कि फ्लोरीन, फ्लोरीन नहीं है ये, फुलेरिन जो हम लोग पढ़ते हैं ना, कार्बन का अपरूप है फुलेरिन, ठीक है, यही है फुलेरिन, ठीक है, या फुलेरिन कहिए। अथवा बकीबॉल खाली स्थान दिया गया कार्बन परमाणुओं का बना होता है। देखिए फ्लोरीन जो होता है इसका प्रत्येक अणु 60 कार्बन परमाणुओं का गोलाकार समूह होता है, 60 कार्बन परमाणुओं का, तो 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 60 देखिए ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि अधिक ऊंचाइयों पर द्रवों का क्वथनांक क्या होता है। अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो क्वथनांक जो है घटता है, क्वथनांक घटता है, इसीलिए अधिक ऊंचाई पर पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से सबसे भारी धातु कौन सी है। इसमें से सबसे भारी धातु जो है निम्न में से वो आपका कौन सा है, तो प्लैटिनम है। प्लैटिनम सबसे भारी धातु है। वैसे ओस्मियम सबसे भारी होता है, लेकिन निम्नलिखित में से प्लैटिनम हो जाएगा। उस वैज्ञानिक का नाम बताए जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है, तो ये आइंस्टीन ने कहा था। किसने कहा था, आइंस्टीन ने कहा था। आइंस्टीन का आपको ये याद है ना इक्वेशन, =mc², ठीक है, तो आइंस्टीन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे कि वह उपकरण, देखिए वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है, वह क्या होता है, तो फ्रेंड्स यह होता है क्या, तो ईंधन सेल होता है, ठीक है, ईंधन सेल हो जाएगा इसका राइट आंसर, ईंधन सेल हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक जिप्सम है। देखिए जिप्सम, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 × 2H2O जिप्सम का फॉर्मूला होता है। जिप्सम को जब 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो यह जल अणुओं को त्याग करके कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि यह प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है, ठीक है, और ये जो है ये जिप्सम का फॉर्मूला है। तो याद रखेंगे दोनों को, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र अभी मैंने बताया था आपको, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इस तरह से भी इसको लिखा जाता है, CaSO4 × ½ H2O। तो देखिए यही हाफ यहाँ पर है, ठीक है, तो ये वाला सही हो जाएगा। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध यानी कि डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, क्या कहलाता है, तो डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं उसको एल्कीन कहा जाता है, ट्रिपल बॉन्ड से एल्काइन कहा जाता है, सिंगल बॉन्ड से एल्केन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सिरके का रासायनिक नाम क्या है। अच्छा, सिरके का रासायनिक नाम तो आपको पता है कि इसका एसिटिक एसिड होता है, ठीक है, CH3COOH जो होता है इसका सूत्र होता है, और इसका IUPAC नाम जो होता है ये क्या होता है, तो एथेनोइक अम्ल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है, तो ये एसेटिक एसिड होता है। अगला प्रश्न है कि सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस जो है ये CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अगला प्रश्न कर लेंगे कि खनिज क्या है, यानी कि मिनरल क्या है। तो मिनरल जो होते हैं ये प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक अकार्बनिक ठोस होता है, यह एक अकार्बनिक ठोस होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में से कौन सा विस्फोट प्रयुक्त किया गया था। तो देखिए नागासाकी पर जो बम गिराया गया था, नागासाकी पर, ठीक है, ये गिराया गया था जब, तो उस पर जो है प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था, और जब हिरोशिमा पर गिराया गया था तो उसमें यूरेनियम का प्रयोग किया गया था, तो ये प्लूटोनियम हो जाएगा, ठीक है, और हिरोशिमा पूछेगा तो हिरोशिमा पर यूरेनियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किस में मिलता है। एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं प्राकृतिक तत्वों में, प्राकृतिक तत्वों में।
अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है ये पोटेशियम है। पोटेशियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहा जाता है। श्वेत धातु कहा जाता है प्लैटिनम को। ये देखिए 67th बीपीएससी प्री एग्जाम जो हुआ था उसमें पूछा गया था। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है। तो फ्रेंड्स यह गैस जो है यह गैस हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन है। आपको याद होगा कि निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन वसा बनाती है और यह क्रिया तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहलाती है, ठीक है। तो ये आपका हाइड्रोजन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए उत्कृष्ट धातु के संबंध में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करिए और बताना है कौन सा सही है। उत्कृष्ट धातु प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है। यूरेनियम सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है। यूरेनियम तो है बट सीसा उत्कृष्ट धातु नहीं है, इसीलिए केवल कथन एक सही है, केवल कथन एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोडीकृत लवण में रहता है। आयोडीकृत लवण में क्या रहता है बताइए। तो आयोडीकृत लवण में जो होता है इसमें पोटेशियम आयोडाइड होता है, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, पोटेशियम आयोडाइड हो जाएगा। खाने का नमक किससे बना होता है। तो खाने वाला नमक जो होता है अभी मैंने बताया इसका पीएच मान 7 होता है, ठीक है, और यह एक मजबूत अम्ल यानी कि प्रबल अम्ल और मजबूत क्षार यानी कि प्रबल क्षार से बना होता है। तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है। तो ये कार्बन है, कार्बन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। ऑक्सीजन अनुपस्थित किस में होगा इसमें से। तो ये केरोसिन में होता है, ठीक है। चलिए देखिए सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें जो होता है ब्यूटेन होता है, ठीक है, ब्यूटेन का इस्तेमाल किया जाता है। C6H4 इसका फॉर्मूला होता है ब्यूटेन का, ठीक है। तो ब्यूटेन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है। तो तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का जो प्रमुख घटक है ये कौन सा है बताएंगे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो होता है ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, थोड़ी मात्रा में इसमें इथेन भी पाया जाता है, तो इसीलिए एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ब्यूटेन प्रोपेन इथेन भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबर जो है यह आइसोप्रेन का बहुलक है, आइसोप्रेन का। अगला है कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है। देखिए पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन इसको आमतौर पर टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन एक ठोस फ्लोरोकार्बन है। यह विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली यानी कि नॉन स्टिकी सतह के रूप में प्रयुक्त होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बेकेलाइट निम्न के संघनन से बनता है। बेकेलाइट की खोज जो है ये किसने किया था। तो बेल्जियम के रसायन शास्त्री लियो बेकेलैंड ने किया था। यहाँ मैं लिख देता हूँ लियो बेकेलैंड ने किया था, ठीक है, याद रखेंगे। यह जो है यह फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से बनता है, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है। ट्राइग्लिसराइड क्या है। ट्राइग्लिसराइड जो है एक वसा है। ट्राइग्लिसराइड जो है एक वसा है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए वसा हो जाएगा। उसके बाद देखिए ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ग्रेफाइट और हीरा जो है ये कार्बन के अपरूप होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो इसमें से सही जो होगा वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं, वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है। तो पुलिस के द्वारा जो लोग नशा में गाड़ी चलाते हैं उनकी सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है। एलपीजी में क्या होती है। तो एलपीजी में फ्रेंड्स होता है मुख्यतः प्रोपेन और मुख्यतः ब्यूटेन होता है, ठीक है, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो प्रोपेन और ब्यूटेन एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए एलपीजी के रिसाव की पहचान के लिए उसमें कुछ गंधयुक्त पदार्थ जैसे कि मरकैप्टन मिलाया जाता है, उसमें मरकैप्टन मिलाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे
कि ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक होता है। ग्रीन हाउस गैस के जो प्रमुख संगठक हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है। तो इसमें से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे के सारे इसमें से मुख्यतः जो है इसके घटक होते हैं। सेम क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है दोबारा से। ये 2018 में था और ये 2019 में पूछा गया है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक तो मैंने बताया आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन। एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है। तो अपूर्ण दहन से इनके कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद देखिए साबुन ग्रीस को हटाता है। साबुन ग्रीस को हटाता है किसके द्वारा? साबुन ग्रीस को जो है यह हटाता है पाइसीकरण के द्वारा। किसके द्वारा? पाइसीकरण के द्वारा। नेक्स्ट है मिलान करना है। देखिए यहाँ पर एस्पार्टम क्या है? एस्पार्टम जो है फ्रेंड्स यह आपका क्या है? तो यह कृत्रिम मधुरक है। उसके बाद देखिए फ्रेयॉन क्या है? फ्रेयॉन जो है एक प्रशीतक है। नियोप्रीन क्या है? नियोप्रीन एक संश्लेषित रबड़ है। और बेनाड्रिल जो है, बेनाड्रिल क्या है? तो ये एक प्रतिहिस्टामिन है। तो राइट आंसर इसका 3, 4, 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी 3, 4, 1, 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक किसकी होती है? तो सबसे अधिक जो पूछा गया है इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है, H2SO4 का होता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल जो है यही अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, अम्ल वर्षा, एसिड रेन इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अम्ल वर्षा होती है तो मैंने बताया था अभी आपको कि अम्ल वर्षा जो है इसका मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के उत्सर्जन से होने वाली वर्षा है। और इन प्रदूषकों का उत्सर्जन जो होता है ये कारखानों से होता है, पेट्रोल से होता है, कोयला से होता है, लकड़ी से होता है। एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा। एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि शुष्क बर्फ क्या है? तो यह एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए ये भी देखिएगा, फिर से पूछा गया कि शुष्क बर्फ कहा जाता है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठोस CO2 याद रखेंगे। ठीक है, शुष्क बर्फ क्या है? देखिए कितना बार यह प्रश्न रिपीट हुआ है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। किसे अनबुझा चूना कहा जाता है? अनबुझा चूना कहा जाता है किसको? तो देखिए अनबुझा चूना जो है ये कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड को, कैल्शियम ऑक्साइड को। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को अनबुझा चूना कहा जाता है। चलिए कैल्शियम ऑक्साइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? चूने का पानी दूधिया किसके द्वारा हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रवाहित होता है चूने के पानी से तो यह दूधिया हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? तो इसमें से देखिएगा चूना पत्थर, सिलिका मिट्टी, जिप्सम, ये सारे सीमेंट के मुख्य घटक है। सीमेंट का खोज किसने किया था? तो जोसेफ एस्पीडन ने किया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4 होता है। कार बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल, देखिए दोबारा से ये प्रश्न रिपीट हुआ है, कार बैटरी में, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? तो कार्बन इसमें से देखिए सब में है, हीरा में भी है, ग्रेफाइट में भी है और कोयला में भी है। सारे कार्बन हैं, तो एक से अधिक इसका, देखिए उपरोक्त में से कोई नहीं, कार्बन नहीं है तो सारे कार्बन है चूंकि, इसीलिए कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। सबसे सख्त कौन सा है? सबसे हार्ड निम्न में से कौन सा है? तो इसमें से सबसे हार्ड हीरा है। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण हेतु प्रयोग होता है? खाने के पदार्थ जो हैं उनके परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये होता है सोडियम बेंजोएट का प्रयोग। ठीक है, सोडियम बेंजोएट का। पारद धातु मिश्रण है। पारद धातु जो है यह मिश्रण किसका है? तो पारद युक्त मिश्र धातु का, पारद युक्त मिश्र धातु होती है ये। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है, तो खाना बनाने में जो गैस प्रयोग की जाती है वो मुख्यतः मीथेन है। मीथेन CH4, इसको मार्स गैस भी कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा कि बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? बायोगैस का, तो ये मीथेन प्रमुख अवयव है बायोगैस का। निम्न धातु में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है? धातु है, धातु जो द्रव है, तो फ्रेंड्स यह धातु जो है कौन सा है? तो यह धातु पारा है, Hg इसका सिंबल होता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। तो ये धुआं जो है, ये धुआं क्या है? यह धुआं जो है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है। यह धुआं जो है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। नींबू खट्टा होता है किस कारण से? तो ये सिट्रिक एसिड के कारण होता है। सिट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, इमली में और अंगूर में। अगला प्रश्न है कि वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? वाहनों से निकलने वाली गैस जो है ये कौन सी है? तो देखिए, वाहन से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी निकलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलते हैं। इसलिए एक से अधिक इसका राइट आंसर होना चाहिए अब, ठीक है। चलिए, नाइट्रोजन का ऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है, ठीक है। कार्बन की मात्रा, लोहे में जितना अधिक कार्बन होता है इस्पात उतना ही कठोर बन जाता है। कठोरता बढ़ने के साथ ही उसकी भंगुरता भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कार्बन की मात्रा। उसके बाद देखिए, किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? तो ये खनिज जो है यह पिच ब्लेंड है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए कि तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। क्यों जल जाती है? तो ये क्लोरीन के कारण जल जाती है। आपको पता है कि तालाब में जो है जल शुद्धिकरण में क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरीन की अधिकता के कारण ही त्वचा जल जाती है। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन जब भी जलेगा ये जल बनेगा। क्या बनेगा? पानी बनेगा, ठीक है, पानी बनेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सोने को घोला जा सकता है। तो सोने को एक्वा रेजिया में घोला जाता है। एक्वा रेजिया जो होता है यह सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यह मिश्रण होता है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, तो कोई नहीं इसका आंसर होना चाहिए। क्लियर? चलिए, एक्वा रेजिया में सोना को घोला जाता है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जा सकता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। तो यह जो है कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से यह अभिक्रिया करता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के, देखिए किसी धातु के ऊपर, यहाँ ऊपर बना लीजिएगा, ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। वह धातु कौन सा है? तो फ्रेंड्स, यह धातु तांबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखे फूटने पर चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो यह स्ट्रोंशियम के कारण होता है। किसके कारण से होता है? स्ट्रोंशियम के। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन जो है यह एक एस्टर है। इसका उपयोग विस्फोटक की तरह किया जाता है, एस्टर है यह। उसके बाद देखिएगा कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं। क्योंकि? तो इसमें दाब मापक लगाने से दाब मापक के चोक हो जाने की संभावना रहती है, इसलिए दाब मापक नहीं लगाया जाता है। ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? लोहा जो है ये किया जाता है हेमेटाइट के द्वारा, ठीक है। हेमेटाइट लोहा का अयस्क होता है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन कौन सा है? तो देखिए, हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ऑक्सीकारक है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, या जल में अधिक विलय है। ये गलत है, यह जल में अधिक विलय नहीं होता है, यह जल में अल्प विलय होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जिस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? उसको प्रगलन कहा जाता है, उसको प्रगलन कहा जाता है, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन से पीतल के घटक हैं? पीतल के घटक इसमें से कौन सा है? तो तांबा और जस्ता है, तांबा और जस्ता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में, तो विद्युत लेपन की विधि में जो है इसमें बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। नेक्स्ट है कि जंग लगे लोहे के वजन में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो देखिए, पहले ये लंबे समय तक बढ़ता है, फिर जो है यह घटता है,
इसका आंसर होना चाहिए पहले ये बढ़ता है और फिर घटता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। लेकिन बीपीएससी ने इसका आंसर ए माना हुआ है, यह लंबे समय तक बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील जो है इसमें आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन इन सब का होता है। लोहा निकेल, लोहा क्रोमियम, लोहा तांबा क्रोमियम, इसमें से एक से अधिक हो जाएगा। मैंने बताया ना कि आपका क्रोमियम होता है, निकेल भी होता है, ठीक है, और इसमें मैग्नीज भी होता है। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए, सिलिकॉन इसमें नहीं मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। ऋणात्मक आवेश इसमें से किस में होगा, यानी कि ऋण आवेश इसमें से किस पर होगा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऋण आवेश जो होगा वो किस पर होगा। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। ऋण आवेश जो होगा यह आपका बीटा किरण पर होगा। किस पर होगा फ्रेंड्स, यह आपका बीटा किरण पर होगा। बीटा किरण राइट आंसर हो जाएगा। बीटा पर ऋण आवेश होता है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्व के लिए होता है। धातु तत्व के लिए तो ये देखिए आपका धातु नहीं होगा, ये तो स्टेबल है यानी कि अक्रिय गैस है, ये भी अक्रिय है, ये है आपका हैलोजन, ठीक है, 7 है। तो ये वाला जो है धातु के लिए होगा। देखिए 2, 8, 10, 8, 18, 2, 20 किसका है, कैल्शियम का है। कैल्शियम क्या है, तो कैल्शियम एक धातु है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि CO समूह का आबंध क्रम क्या है। CO समूह का आबंध क्रम जो है ये 3 होता है। क्या होता है, 3 होता है, ठीक है, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। द्रव्यमान संख्या का फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन 2 है, देखिए 2 प्रोटॉन है यहाँ पर, 2 न्यूट्रॉन है, तो 2 न्यूट्रॉन हो जाएगा, यानी कि 4 इसका द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ इसकी यौगिक का कौन सा सूत्र होगा। तो देखिए इसके किस पर, X की बाह्यतम में 4 है तो ये हाइड्रोजन पर चला जाएगा 4, ये 4 चला जाएगा हाइड्रोजन पर, ठीक है। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड होता है। तो देखिए बेंजीन का ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक छोड़ के फिर डबल बॉन्ड होता है। तो जितना सिंगल बॉन्ड है ना वहाँ पर एक जो है, जितना सिंगल बॉन्ड है वहाँ पर एक जो है सिग्मा बॉन्ड है। तो काउंट कर लीजिए, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ पर, 2, 3, 4, 5, 6, और जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ पर भी एक है 7, एक यहाँ पर 8, एक यहाँ पर 9, एक यहाँ पर 10, एक यहाँ पर 11 और एक यहाँ पर 12, यानी कि 12 इसमें से क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। और जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ पर एक सिग्मा है और एक पाई है। तो पाई देखिए कहाँ पर है, एक यहाँ पर पाई है, एक यहाँ पर पाई है और एक यहाँ पर पाई है, तो 3 पाई है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 होता है, ठीक है, इससे भी ध्यान रखिएगा आप। 12 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भारी पानी वह पानी होता है, भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। देखिए किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें आइसोटोप कहा गया है। तो ये परमाणु जो द्रव्यमान संख्या में असमान होते हैं, द्रव्यमान संख्या उनकी अलग अलग होती है परंतु उनकी परमाणु पर समान वैद्युत आवेश यानी कि प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, वो आइसोटोप यानी कि समस्थानिक कहलाते हैं, वे समस्थानिक हैं, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि दूध उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है एक, तो दूध एक इमल्सन का उदाहरण है। दूध एक इमल्सन का, इमल्सन एक कोलाइड होता है, ठीक है। चलिए तो ये आपका हो जाएगा इमल्सन का। अगला प्रश्न कर लेंगे कि अल्कोहलिक खमीर यानी कि फर्मेंटेशन का आखिरी प्रोडक्ट क्या है। फर्मेंटेशन का आखिरी प्रोडक्ट जो होता है ये इथाइल अल्कोहल होता है। याद रखेंगे इथाइल अल्कोहल होता है, इथाइल अल्कोहल। क्लियर है, याद रखेंगे इथाइल अल्कोहल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदल दिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदल दिया जाता है। ये 66वीं बीपीएससी में हाल ही में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये जाइमेज है, जाइमेज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जाइमेज में इथाइल अल्कोहल में बदल दिया जाता है, ठीक है।
चलिए उसके बाद देखिए शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, शक्कर के किण्वन से क्या बनेगा, तो यही इथाइल अल्कोहल ही बनेगा। देखिए एक ही प्रश्न को 3 तरीके से पूछा गया है। ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछा गया है तो C6H12O6 होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यूरिया में उपस्थित होता है, अच्छा यूरिया में जो होता है कार्बन भी होता है, ठीक है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है CO, उसके बाद NH2 इधर भी लिख दीजिए और NH2 इधर भी लिख सकते हैं आप चाहे तो, ठीक है। तो इसमें देखिए नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि अपमार्जक क्या है, डिटर्जेंट क्या है, तो डिटर्जेंट इनमें से क्या है, तो शोधन अभिकर्ता है, शोधन अभिकर्ता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है, तो साबुन बनाने में वनस्पति तेल का इस्तेमाल किया जाता है, वनस्पति तेल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए वनस्पति तेल हो जाएगा, ये मैंने किरोसिन तेल पर लगा दिया, वनस्पति तेल। उसके बाद देखिए पीतल में कौन सी धातु है, तो पीतल में जो है तांबा और जस्ता होता है। अभी हम लोगों ने बनाया भी इस प्रश्न को, ये पूछा गया अभी 2005 में, ठीक है, फिर से पूछा गया था। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म जो होता है ये बेसिक भी है और एसिडिक भी है, तो बेसिक और एसिडिक राइट आंसर इसका हो जाएगा। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं, तो अल्फा बीटा गामा उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है, देखिए फिर से प्रश्न पूछा गया है, ये आपका नाइट्रोजन है लगभग 78%, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन लगभग 21%, उसके बाद ऑर्गन 0.93%, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। चलिए वायु क्या है एक, तो वायु जो है फ्रेंड्स एक मिश्रण है, क्या है, मिश्रण है, याद रखेंगे। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है, तो ये जो रसायन है मच्छर भगाने वाला, इसमें एलिथ्रिन नामक यौगिक मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन होता है एलिथ्रिन। जल की अस्थायी कठोरता का कारण, जल की अस्थायी कठोरता जो है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है, ठीक है। तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया कि हास्य गैस क्या है, देखिए प्रश्न 2 बार पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है, यानी कि हास्य गैस, लाफिंग गैस। इसका आंसर आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। दोनों एक ही प्रश्न है, लेकिन 2019 में पूछा गया, ये 1995 में पूछा गया है। चलो उसके बाद ये मिलान करने वाला है, मिलान करेंगे फ्रेंड्स। इसमें से देखेंगे त्वचा कैंसर, तो त्वचा कैंसर जो है ये परावैंगनी जो हो जाएगा, परावैंगनी प्रकाश, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण, डेसिबल। वैश्विक तापन जो होगा, वैश्विक तापन ये आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ओजोन छिद्र जो है ये आपका हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। तो इसका आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका कौन सा हो जाएगा, 2, 3, 4, 1। तो फ्रेंड्स जितने भी प्रश्न BPSC में केमिस्ट्री के पूछे गए उनको मैंने